टुडे वी स्टार्ट विद टॉपिक कैंसर। कैंसर क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे और कौन से ऐसे एजेंट हैं जो बॉडी में कैंसर को लीड करते हैं। तो सबसे पहले कैंसर को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा। कैंसर कैसी डिजीज़ है, डेफिनेटली रेंडमली अपियर नहीं हुई बॉडी में, इंस्टेंट अपियर नहीं हुई, लंबे टाइम तक धीरे धीरे प्रोग्रेशन होने से कैंसर अपियर होता है। तो इट बिलोंग टू क्रॉनिक डिजीज़ और ऑर्गेनिक डिजीज़। तो इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। कैसी डिजीज़ है, दो तरह की डिजीज़ बताई थी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी और अपीयरेंस के बेस पे, एक्यूट एंड क्रॉनिक। जो इंस्टेंट अपियर होती हैं वी यूज टर्म एक्यूट, और जो धीरे धीरे लॉन्गर टाइम तक बॉडी में परसिस्ट करती हैं, धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। तो दिस इज अ क्रॉनिक डिजीज़ अपियर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिवीज़न, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड cell division and their proliferation। जब आपके बॉडी में सेल एक लिमिट से ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर दें, प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें, ग्रोथ करना शुरू कर दें, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी, 11th में हमने पढ़ा था बेटा सेल साइकिल। थोड़ा सा रिकॉल करें कि जब भी एक पेरेंट सेल डिवाइड करना शुरू करता है तो इट फर्स्ट एंटर G1 फेज, देन इट एंटर इनटू S फेज जिसमें DNA रेप्लिकेशन होती है, फिर एंटर करता है G2 जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और फिर चलता है M फेज। हमने पढ़ा था बेटा, ऐसा याद आ रहा होगा आपको। M फेज में फर्दर हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, एंड लास्ट पढ़ा था हमने साइटोकाइनेसिस। और एक सेल डिवाइड करके कितने डॉटर सेल बना देता है, 2। दिस इज अ पेरेंट सेल और ये क्या थे बेटा, डॉटर सेल। क्लियर। अब ये डॉटर सेल कितनी बार डिवाइड करेंगे, इट फर्स्ट अगेन एंटर इनटू G1, लेकिन कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होके इट एंटर इनटू G0 फेज। क्लियर। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिवीजन के बाद सेल को डिफ्रेंशिएटेड स्टेज में भेज देते हैं, जो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यही होता है ना बेटा G0 फेज। लेकिन यदि सेल मैं कहूँ कि डॉटर सेल कंटिन्यू डिवाइड करता जाए और वो भूल जाए कि उसको डिफ्रेंशिएट होकर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, कैंसर। मतलब सेल कंटिन्यू सेल साइकिल में ही रह जाता है, इट नॉट एबल टू एंटर इनटू G0 फेज, कंटिन्यूसली डिवीजन करता रहता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैंसर। ऐसा आपने +1 में पढ़ा है। Now come over the salient feature of cancer cell. How cancer cell differ from normal cell? तो next write down the salient property or specific property of cancer cell. You can write down the next important question जो बोर्ड में पूछा जाता है, salient property of cancer cell. Salient property of cancer cell. और सिंपली यदि मैं क्वेश्चन कहूँ कि आपके बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल। आपके बॉडी के नॉर्मल सेल से कैसे डिफर करती है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो उसको पढ़ेंगे आज के सेगमेंट में कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, हाउ कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी जो आपसे पूछी जाती है कि कैंसर सेल कैसे डिफर करते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गिव अ ब्रीफ कमेंट ओवर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। और यदि ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए तो वो नॉर्मल सेल किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, कैंसरस सेल की तरह। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स टेंडेंसी टू प्रिवेंट। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स टेंडेंसी टू प्रिवेंट सेल डिवीजन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू नॉर्मल सेल डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं, चेक करते हैं कि अनवांटेड सेल डिवीजन ना हो। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी तो क्या होगा, थ्रू विच कैंसरस सेल, यदि ये प्रॉपर्टी लॉस हो गई तो क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब थ्रू
through which cancerous cell undergo uncontrolled division and proliferation ग्रोथ करते हैं, अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं, प्रोलिफरेशन करते हैं विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन। तो आपसे पूछा जाए कि क्या होता है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आपके बॉडी के नॉर्मल सेल भूल जाते हैं कि उनको कितनी बार डिवाइड करना है, एंड दे अंडरगो कंटिन्यूस सेल डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन विदाउट डिफ्रेंशिएशन। जी नोट में एंटर ही नहीं करते, सेल साइकिल में ही घूमते रह जाते हैं और रेंडमली बहुत सारे लार्ज अमाउंट में सेल प्रोड्यूस करते हैं विच लीड टू अपीयरेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ट्यूमर अपीयर होनी शुरू हो जाती है, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में गांठ बोल देते हैं कि बॉडी में ट्यूमर आ गया, सिस्ट आ गया, गांठ बन गई। क्लियर? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल जो उसको डिफ्रेंशिएट कराता है नॉर्मल सेल से, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। हर सेल को कितनी बार डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय जीन। और जीन्स क्या बनाते हैं आपकी बॉडी में? पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। दे अंडरगो सेंट्रल डोग्मा एंड अल्टीमेट प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ, you can write down the second property, there is no requirement of what? Extracellular growth factor, extracellular growth factor। इनको कोई मैसेज, कोई भी ट्रिगर, कोई भी प्रोटीन नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बोल ही गए हैं कि इनको ये कंटिन्यू अग्रेसिव मोड में डिवाइड करते जाते हैं और नरिशमेंट आसपास के सराउंडिंग टिश्यू से लेते जाते हैं। तो इनको कोई भी आप कहें कि ट्रिगर करने के लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये भूल चुके हैं और ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, जब ये कंटिन्यू डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो आपने पढ़ा होगा कि सेल जब भी डिवाइड करता है तो बहुत सारा रिजर्व मटेरियल लेके वो डिवाइड करता है, क्योंकि एक सेल से 2 डॉटर सेल बनाने हैं। तो डेफिनेटली ये नरिशमेंट कहाँ से लेगा? तो ये अपने आसपास के टिश्यू, जो सराउंडिंग नेबरिंग टिश्यू होते हैं, उनको ही इनगल्फ करना शुरू करते हैं, उन्हीं से नरिशमेंट विड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो इट इज़ हाईली इन्वेसिव इन नेचर, अटैकिंग इन नेचर, या आप कह सकते हैं कि ये सारा नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? सराउंडिंग। कैंसर सेल आर हाईली इन्वेसिव। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने। नंबर 1 लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। इनको किसी भी तरह की ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नाउ कम ओवर द थर्ड प्रॉपर्टी एंड देन फोर्थ वन। 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कैंसर सेल की, जो उनको डिफर करवाता है या डिफ्रेंशिएट करवाता है किससे बेटा? नॉर्मल सेल से। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज हाईली इन्वेसिव इन नेचर। थर्ड, कैंसर सेल्स आर हाईली इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब अटैकिंग, और आप कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से नरिशमेंट विड्रॉ करता है किससे बेटा? सराउंडिंग टिश्यू से। इन्वेसिव इन नेचर, शांत नहीं होते, खतरनाक सेल होते हैं आसपास के। दैट इज रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट, मीन्स दैट इज रिक्वायर 23 to 27 times more nourishment than normal cell. नॉर्मल सेल, इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि यदि आपके नॉर्मल सेल को, दिस इज नॉर्मल सेल एंड दिस इज कैंसर सेल, कैंसर सेल, यदि इसको 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए ग्रोथ के लिए, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 27 ग्राम चाहिए ग्लूकोज ग्रोथ के लिए, डिवीज़न के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि यदि कैंसर सेल को थोड़ा सा भी आपने ग्लूकोज कम दिया तो वो अपने आप उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, इट कांट सर्वाइव। तो जो पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि बहुत जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा,
कि यदि बॉडी में किसी वजह से भी कैंसर सेल अपीयर हो गए हैं और यदि उनको थोड़ा सा भी नरिशमेंट सप्लाई हॉल्ट होगी, स्टॉप होगी, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो रिग्रेस फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता था कि पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था, अब की फास्टिंग की बात नहीं कर रही कि पूरे दिन हम खाते ही रहते हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। रिग्रेस फास्टिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे होल डे सिर्फ पानी ही पिया जाता था 24 घंटे। तो यदि कैंसर सेल को नरिशमेंट सप्लाई हॉल्ट होती है, रिड्यूस होती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी क्या हो जाती है, डेथ। तो एक बहुत ही कॉन्सेप्ट होता था कि यदि बॉडी में इस तरह के अनवांटेड सेल अपीयर भी हो गए हैं तो उनकी ग्रोथ को चेक किया जाए। क्लियर है? फास्टिंग इसीलिए करी जाती थी। अब उन फास्टिंग को हमने रिलीजियस कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया कि आज एकादशी है तो फास्ट करेंगे, लेकिन पहले जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा वो बड़ा ही नोबल कॉन्सेप्ट था कि बॉडी में इस तरह के अनवांटेड सेल अपीयर हो रहे हैं ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, तो उनकी ग्रोथ को चेक किया जाए। हैंस दे सक नरिशमेंट फ्रॉम नॉर्मल और एडजेसेंट सेल। कैंसर सेल आर हाईली इन्वेसिव, दैट मीन्स दे विड्रॉ। अब उनको ग्रोथ करना है तो दे विड्रॉ नरिशमेंट। कहाँ से नरिशमेंट विड्रॉ करते हैं? फ्रॉम एडजेसेंट अपने आसपास के एडजेसेंट नॉर्मल टिश्यू से नरिशमेंट को सक करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ये बड़ी ही खतरनाक सी प्रॉपर्टी होती है किसकी बेटा? कैंसर सेल की। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि यदि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊं कि हमने +1 में टिश्यू पढ़े थे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। तो हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अ जंक्शन बिटवीन सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू, और ये जंक्शन क्या करते हैं, जैसे टाइट जंक्शन पढ़ा था, गैप जंक्शन पढ़ा था, इंटरडिजिटेशन पढ़ा था, जो सेल को आपस में होल्ड करके रखने का काम करते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल है वो आपस में होल्ड नहीं होते, इट शो नील एडहेरेंस, इसीलिए ये एक साइड से स्लफ होके झड़ के कहाँ मूव कर जाते हैं? नेक्स्ट साइड पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट शो नील एडहेरेंस, आपस में चिपके हुए नहीं रहते सेल, लूजली प्लेस्ड रहते हैं ये सेल। तो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट शो, किसकी बात कर रही हूँ मैं? कैंसर सेल की। कैंसर सेल शो नील एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब, दो तरह के फोर्स पढ़े हैं आपने, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, कोहेजन एंड एडहेशन। तो नील एडहेरेंस शो करते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ टाइट एंड गैप जंक्शन, ड्यू टू लॉस ऑफ टाइट एंड गैप junctions between कैंसरस सेल। जब ये सेल आपस में जुड़े हुए ही नहीं है बेटा तो ये स्लफ होंगे। क्लियर? तो ये मूव करेंगे। दिस अलाउ स्लफिंग ऑफ कैंसर सेल, दिस अलाउ स्लफिंग का मतलब होता है झड़ना, स्लफिंग ऑफ कैंसर सेल। आपसे पूछा जाए कि कैंसर सेल इतनी तेज़ी से स्लफ्ड ऑफ क्यों होते हैं? स्लफिंग ऑफ, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये टर्म पढ़ा था कि ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज एंडोमेट्रियम स्लफिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो स्लफिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा? झड़ना, कि ये अपने प्राइमरी साइट से मूव कर जाते हैं टू सेकेंडरी साइट। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज मेटास्टेसिस। जब तक ये अपनी प्राइमरी साइट पे प्रेजेंट है बेटा, तब तक तो हम इसको बेनाइन ट्यूमर कहेंगे, कैंसर नहीं कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। लेकिन यदि कैंसर सेल झड़ के स्लफ होके मूव कर गए हैं सेकेंडरी साइट पे, देन वी यूज टर्म कैंसर। तो जब तक वो प्राइमरी साइट पे है उसका ट्रीटमेंट भी है, हम कह सकते हैं कि उसकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। लेकिन यदि कैंसर सेल स्प्रेड हो गए हैं बॉडी में अलग अलग जगह पे, तो उसकी रिकवरी रेट हम बहुत स्लो मानते हैं, और हम मानते हैं कि जो रिकवरी है, एफिकेसी है, या ट्रीटमेंट की जो पॉसिबिलिटी है, पूरी तरह से रिकवरी की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती जाती है जैसे जैसे कैंसर सेल स्प्रेड होंगे। तो मेटास्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ कैंसरस सेल, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ कैंसरस सेल। किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी टेंडेंसी है बेटा? कैंसरस सेल की टेंडेंसी है, क्योंकि जंक्शंस तो खत्म हो गए हैं, आपस में कम चिपके हुए हैं। टेंडेंसी ऑफ कैंसरस सेल्स टू स्लफ्ड ऑफ
फ्रॉम प्राइमरी साइट, जहाँ पे उनकी ओरिजिन हुई है उस साइट को क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी साइट। सपोज अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, तो वो ट्यूमर पहले कहाँ अपियर हुआ, ब्रेस्ट में, लेकिन वहाँ से सेल झड़ के, ब्रेस्ट के कैंसर सेल स्लफ होके झड़ के कहाँ पहुँच गए, ब्रेन में पहुँच गए, यूट्रस में पहुँच गए, लिवर में पहुँच गए, स्टमक में पहुँच गए, और वहाँ पे भी ट्यूमर अपियर होना शुरू हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, मेटास्टेसिस। स्लफ्ड ऑफ फ्रॉम प्राइमरी साइट, दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्यूमर। प्राइमरी साइट किसको बोला बेटा हमने, ओरिजिन ऑफ ट्यूमर, जहाँ पे ट्यूमर अपियर हुआ है उसको क्या बोला आपने, प्राइमरी साइट। तो टेंडेंसी ऑफ कैंसर सेल टू स्लफ्ड ऑफ फ्रॉम प्राइमरी साइट एंड मूव टू सेकेंडरी साइट, कोई भी सेकेंडरी साइट पे मूव कर गया, सेकेंडरी साइट वाया बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज वाया ब्लड एंड लिम्फ। वैसे मैंने आपको बताया था कि लिम्फ में लिम्फ नोड लगे होते हैं लिम्फेटिक वेसल में, जो फिल्टर करते रहते हैं, इन सेल को पहुंचने नहीं देते सेकेंडरी साइट। तो एक तरह का आप कह सकते हैं चेक पोस्ट लगे हुए हैं आपकी बॉडी में, जो इस तरह के खतरनाक सेल को एक साइड से दूसरी साइड पे जाने को रोकते हैं। मूव टू सेकेंडरी साइट वाया बॉडी फ्लूइड इज सेड टू बी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा। नंबर 1 प्रॉपर्टी पढ़ी लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी कि नॉर्मल सेल से कैंसर सेल बहुत इन्वेसिव होते हैं, उनको लार्ज अमाउंट में नरिशमेंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो यदि हम उनकी नरिशमेंट विड्रॉ करने की टेंडेंसी को हॉल्ट कर दें, रोक दें, तो हम उनको किल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जंक्शन, उनके बीच में एडहेरेंस पावर, चिपकने की रेट कम होती है, इसीलिए वो वन साइड से अनदर साइट पे मूव करते हैं, एंड द मूवमेंट टेंडेंसी इज सेड टू बी मेटास्टेसिस। तो दीज आर 5 यूनिक प्रॉपर्टी विच मेक कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल। नाउ कम ओवर हाउ नॉर्मल सेल कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल, एंड we use a unique term oncogenic transformation। तो नेक्स्ट टॉपिक डालें oncogenic transformation क्या होती है। द स्टडी ऑफ कैंसर इज ओंकोलॉजी, और किस तरह से बॉडी में कैंसर अपियर होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओंकोजेनिक। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, चेंज होना। जब आपके नॉर्मल सेल कैंसर सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, देन वी यूज टर्म ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। जल्दी जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल करा दूंगी। क्लियर। तो नेक्स्ट कम ओवर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, हेडिंग डाल लें ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और अनदर टर्म वी यूज नियो, पी साइलेंट है बेटा, नियोप्लास्टिक, जैसे निमोनिया में पी साइलेंट था, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में 2 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है। क्लियर। तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। क्लियर। 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ओंकोजेंस एंड डीएक्टिवेशन ऑफ कैंसर सप्रेसिंग जीन। ध्यान से देखें कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। किस सेल में बेटा, कैंसरस सेल में, वाया एक्टिवेशन, किसकी एक्टिवेशन से, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ओंकोजेंस, जीन्स। हम सबके बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन है बेटा, मैंने बताया था, और सभी जीन जो हैं वो किस फॉर्म में है, स्विच ऑफ। और यदि वो किसी कारण से स्विच ऑन हो गए
तो बॉडी में क्या अपीयर होगा, कैंसर। लेकिन जो रिसेंट मेडिकल रिसर्च कहती है कि भले ही आपकी बॉडी में ये ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाएं, कैंसर अपीयर नहीं होगी जब तक कि कैंसर सप्रेसिंग जीन अपना काम करना बंद ना कर दें। तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड डीएक्टिवेशन, ध्यान से देखें, एक और टर्म लिख रही हूँ मैं, डीएक्टिवेशन। कौन काम करना बंद कर रहा है, डीएक्टिवेशन ऑफ कैंसर सप्रेसिंग जीन। दो तरह की जीन्स हैं बॉडी में, एक तो जो कैंसर करा दें उनको बोला ऑन्कोजीन्स, और जो कैंसर को सप्रेस कर दें उनको बोला सप्रेसिंग जीन। तो किसकी एक्टिवेशन से कैंसर आ सकता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। लेकिन रिसेंट मेडिकल रिसर्च कहती है कि ऑन्कोजीन्स भले ही एक्टिवेट हो जाएं बॉडी में, कैंसर तब तक नहीं होंगे जब तक कि आपके कैंसर सप्रेसिंग जीन काम करना बंद ना कर दें। इसका मतलब कैंसर के लिए कौन सी जीन ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ऑन्कोजीन्स या सप्रेसिंग जीन? डेफिनेटली सप्रेसिंग जीन, क्योंकि यदि इन्होंने काम करना बंद कर दिया तभी इनका इम्पैक्ट शो होगा, अदरवाइज इनका इम्पैक्ट शो नहीं होगा। तो केस 1 केस 2 देख लेते हैं कैसा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला डालें केस 1। दो चीज़ें लिख रही हूँ बेटा, यहाँ पे टर्म कैसे है, प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा एक्टिवेशन को, प्लस साइन रिप्रेजेंट एक्टिवेशन, एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डीएक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। केस 1 यहाँ पे ले लिया मैंने नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। क्लियर, ये मैंने कौन से सेल ले लिए, नॉर्मल सेल। हर सेल में दो तरह के जीन बता रही हूँ मैं, एक तो कैंसर कॉजिंग जीन प्रोटो, प्रोटो का मतलब इनएक्टिव फॉर्म, और यदि एक्टिवेट हो गया तो प्रोटो टर्म हटा देंगे, हम क्या कह देंगे, ऑन्कोजीन्स। क्लियर, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गए तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑन्कोजीन्स, एक्टिवेटेड फॉर्म इज सेड टू बी ऑन्कोजीन्स, ये एक्टिवेट हो गए। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करा है, एक्टिवेशन। और सेकेंड बेटा कैंसर सप्रेसिंग जीन, कैंसर सप्रेसिंग जीन, ये भी एक्टिवेट हो गए। तो आपके नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होंगे या नॉर्मल ही रहेंगे, नॉर्मल ही रहेंगे। क्या रहेंगे, नॉर्मल ही रहेंगे। मतलब भले ही बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन एक्टिवेट हो गए हैं, उसको काउंटर चेक करने के लिए कौन से जीन प्रेजेंट है बेटा, सप्रेसिंग जीन। केस सेकंड में देख लेते हैं हम, केस सेकंड में देख लेते हैं। मतलब पहले ये माना जाता था कि ये जीन एक्टिवेट हुए तो बॉडी में डेफिनेटली क्या अपीयर होंगे, कैंसर सेल। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, इन जीन को सप्रेस करने के लिए भी अपनी बॉडी में सप्रेसिंग जीन है जो इनके इफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं और आपके नॉर्मल सेल को नॉर्मल स्टेट में ही रहने देते हैं। सेकेंड केस देखें, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए हैं बेटा, ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन कैंसर सप्रेसिंग जीन ने काम करना बंद कर दिया है। मतलब कैंसर सप्रेसिंग जीन ने काम करना बंद कर दिया है, डीएक्टिवेट हो गए हैं ड्यू टू एनी रीज़न। तो आपकी बॉडी में क्या अपीयर हो जाएंगे, नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर सेल, नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसर सेल, कैंसर सेल बन गए हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो गई है, एंड दैट फिनोमिना इज सेड टू बी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी बॉडी के नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट होते हैं, कैंसरस सेल में, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स एंड ड्यू टू सप्रेसिंग और डीएक्टिवेशन ऑफ कैंसर सप्रेसिंग जीन, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ ट्यूमर, कितने टाइप के ट्यूमर होते हैं। यदि वो प्राइमरी साइट पे रेस्ट्रिक्ट हैं, कैप्सुलेटेड हैं, तो हम उनको बेनाइन ट्यूमर कहेंगे, और यदि सेल माइग्रेट कर जाते हैं किसी और जगह तो हम उसको मेटास्टेटिक और मेलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ ट्यूमर, हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ ट्यूमर एंड देयर डिफरेंस। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिफरेंस के फॉर्म में ही करेंगे, वहीं पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, 2 टाइप के ट्यूमर हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लें। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर।
टाइप्स ऑफ ट्यूमर। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। अनकंट्रोल डिवीज़न से बॉडी में क्या अपीयर हो गए हैं बेटा, ट्यूमर अपीयर हो गए हैं। और उसकी वजह से जो ट्यूमर अपीयर हुए हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, उसके बेस पे ही हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इफ़ इट रिमेन कैप्सुलेटेड ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी साइट देन वी यूज टर्म बेनाइन, और इफ इट स्टार्ट माइग्रेटिंग टू अनदर एरिया अनदर साइट देन वी यूज टर्म मैलिग्नेंट। तो जल्दी से हेडिंग डाल लें, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। नंबर 1, बेनाइन ट्यूमर, जी साइलेंट होता है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ट्यूमर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंस हमें लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहला तो बेनाइन का मीनिंग क्या होता है बेटा। बेनाइन का मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनाइन, मीन्स कैप्सूलेटेड और लोकेलाइज्ड। जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया, एक पर्टिकुलर प्राइमरी साइट पे ही प्रेजेंट होते हैं, देन वी यूज टर्म कैप्सूलेटेड और लोकेलाइज्ड। और मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन लोकेलाइज्ड, जो अपने साइट पे रेस्ट्रिक्ट ना रहे, अदर साइट पे मूव करने की पावर रखे। तो ट्यूमर रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी साइट एंड प्रेजेंट इन कैप्सुलेटेड मैनर। फर्स्ट डिफरेंस, ट्यूमर रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी साइट, शॉर्ट में लिखते हैं हम प्राइमरी साइट पे हैं, एंड प्रेजेंट इन कैप्सुलेटेड मैनर, जिनमें इतनी ज़्यादा स्लफिंग टेंडेंसी नहीं आई है, ट्यूमर एक ही साइट पे प्रेजेंट है। क्लियर। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी साइट, जो नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी साइट, जो अपनी साइट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्लफ होके झड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहे हैं। ट्यूमर सेल शो एडहेरेंस, हेयर ट्यूमर सेल शो एडहेरेंस, चिपके हुए हैं तभी तो स्लफ नहीं हो रहे, थोड़ी सी एडहेरेंस है इसमें एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। लेकिन जो हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, ट्यूमर सेल शो नील एडहेरेंस, ट्यूमर सेल्स शो नील एडहेरेंस। जो एडहेरेंस है, चिपकने की रेट है, अटैचमेंट की रेट है, वो बिल्कुल नील हो चुकी है ड्यू टू कंप्लीट लॉस और कंप्लीट डीजेनरेशन ऑफ जंक्शंस। सेल के बीच में जंक्शन खत्म हो गए हैं। नॉट शो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, मूवमेंट फ्रॉम प्राइमरी साइट टू सेकेंडरी साइट। और मेटास्टेटिक सेल को कौन चेक करते हैं बेटा, आपके लिम्फ नोड चेक करते हैं, जो साइट पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक वेसल में। क्लियर। शो मेटास्टेसिस, मूव कर जाते हैं अपनी एक साइड से दूसरी, तो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ज़्यादा लीथल होगा, फेटल होगा। क्लियर। इट इज़ लेस फेटल, लेस लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइट पे ही रेस्ट्रिक्ट है और सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। क्लियर। और इट इज़ हाईली फेटल, इसका सर्जरी से प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड सो ऑन, इम्यूनोथेरेपी भी देनी होगी। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा हम इन ट्यूमर्स के। तो एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, ब्रेन ट्यूमर एंड बोन ट्यूमर लंबे टाइम तक किस फॉर्म में रहते हैं, ट्यूमर स्टेज में बेनाइन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, बोन ट्यूमर
ये बहुत लंबे टाइम तक किस स्टेज में रहते हैं बेटा, कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहते हैं। हालांकि ट्रीट ना किया जाए तो इट इवन ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट, बट हमने देखा है कि लंबे टाइम तक ये किस स्टेज में रहते हैं, बेनाइन फॉर्म में ही रहते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा कि ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, वो इनिशियल स्टेज से ही किस में रहता है बेटा, मैलिग्नेंट फॉर्म में रहता है ब्लड कैंसर। तो जब तक सेल में मेटास्टेसिस टेंडेंसी ना आ जाए तब तक हम उसको कैंसर नहीं कहते। और भी है बेटा, ब्रेस्ट कैंसर है, और आज के टाइम में कॉमन मेल में देखा गया है ओरल कैंसर, जो तंबाकू खाते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, खैनी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से अपीयर होता है। उसी तरह से लंग कैंसर बेटा, हैवी स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, या ड्यू टू आप देख रहे हैं आजकल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से भी किसका, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अभी आप देख रहे थे कि अपने फतेहाबाद में पराली जलाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड लंग कैंसर। तो अभी बहुत तेज़ी से कौन से कैंसर बढ़ रहे हैं, लंग कैंसर, ऑरल कैंसर। यदि इंडिया की बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा पाया जाता है फीमेल में, सर्विक्स कैंसर। इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे देखूँ तो फीमेल में सबसे ग्रेट कैजुअलिटी है किस कैंसर की वजह से, ब्रेस्ट। और मेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोस्टेट कैंसर, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि ओरिजिन के बेस पे और बॉडी में स्प्रेड होने की रेट के बेस पे हमने इसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ द लास्ट टॉपिक जो आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किन टिश्यू में अपीयर हुए उसके बेस पे हम इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फटाफट राइट करें बेटा, टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बहुत माइन्यूट या माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस टॉपिक, अभी तक जो मैंने टॉपिक कराए इसमें से 2 और 3 मार्क का आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। टाइप ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। types of cancer on the basis of origin। क्लियर। ओरिजिन के बेस पे हमने इसको कितने टाइप में डिवाइड किया, देख लेते हैं कितने टाइप में। 3 तरह के आपने जर्म लेयर पढ़े, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। क्लियर। तो ओरिजिन के बेस पे ब्रॉड कैटेगरी जो अपना मेडिकल साइंस है, कैंसर को कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करता है, एंड मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर आपको कौन सा सुनने में देखने में मिलता है। तो नंबर 1 आ जाता है बेटा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, नोमा वर्ड इज यूज्ड फॉर कैंसर। कार्सिनोमा। क्लियर। कार्सिनोमा क्या होते हैं, कैंसर ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। जो ऑर्गन आपके बॉडी में एक्टोडर्मल ओरिजिन शो करते हैं, यदि उनमें कैंसर अपीयर हुआ तो उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, कार्सिनोमा। कैंसर ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन कैंसर है एक्टोडर्मल ओरिजिन। जो भी टिश्यू, जो भी ऑर्गन एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, यदि उनमें कैंसर होगा तो दे ऑल ब्रॉडली कैटेगराइज्ड या दे ऑल ब्रॉडली बिलोंग टू कार्सिनोमा। क्लियर। दिस इज द मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर विच अकाउंट 85% ऑफ टोटल अकरेंस ऑफ कैंसर। इट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला। प्रिवेलेंट का मतलब, मोस्ट प्रिवेलेंट मतलब ज़्यादा पाए जाने वाला। विच अकाउंट 85% of total occurrence of cancer। टोटल अकरेंस ऑफ कैंसर मतलब अपने आसपास सराउंडिंग में या वर्ल्ड सर्वे देखें
तो जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है वो कौन सा है बेटा? कार्सिनोमा। क्लियर? ऑफ विच अफेक्ट एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ऑल विसरल ऑर्गन, विच अफेक्ट एपिथीलियम, पढ़ा है आपने? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, विच अफेक्ट epithelial tissue of all visceral organ, which affect epithelial tissue squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, सब पढ़े हैं आपने। which affect epithelial tissue of all visceral organ, viscera means internal organ, all visceral organs, उन सबको ब्रॉडली हमने किस में डाल दिया बेटा? कार्सिनोमा। राइट डाउन सर्टेन एग्जाम्पल विच बिलोंग टू कार्सिनोमा, 2-4 एग्जाम्पल लिख लें। आपको मेन फॉलो करना है एक्टोडर्मल कितने % अकाउंट करती है और किसको मेनली अफेक्ट करती है? एपिथेलियल टिश्यू में जो कैंसर आते हैं। ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, खाने की जो नली होती है, इसोफेजियल कैंसर, और भी हो सकता है लिवर कैंसर, कोलोन कैंसर, कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, फीमेल में मोस्ट कॉमन है, वर्ल्ड लेवल पे देखें तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला फीमेल में सर्विक्स कैंसर, एंड द बेसिक रीज़न इज़ अर्ली मैरिज एंड मेनी डिलीवरी, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना। स्टमक कैंसर, और मेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा बेटा कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। दे ऑल बिलोंग टू विच कैटेगरी? कार्सिनोमा। और कितने % अकाउंट करता है? मतलब 100 यदि आपको कैंसर पेशेंट हैं तो 85% आपको किससे सफ़र मिलेंगे बेटा? कार्सिनोमा से। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो भी कैंसर सेल अपीयर होते हैं आपके एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले टिश्यू में, सेल में, उनको हमने कहा है कार्सिनोमा। थोड़ा सा लिख लें बेटा, इन मेल कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है इंडिया में? इन इंडिया, यदि मैं आपको सर्वे बताऊं, इन इंडिया फीमेल में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर होता है? सर्विक्स। और मेल में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? इंडिया की बात कर रही हूँ बेटा, ओरल कैंसर। एंड द बेसिक रीज़न इज़ टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाते हैं यहाँ लोग, टोबैको च्यूइंग सबसे मैक्सिमम है इंडिया में। यदि वर्ल्ड में बात करूँ, वर्ल्ड लेवल पे, तो ग्रेट कैजुअलिटी फीमेल में देखी गई है ब्रेस्ट कैंसर से, इट ऑल्सो बिलोंग टू कार्सिनोमा, और मेल में देखी गई है बेटा प्रोस्टेट कैंसर से, प्रोस्टेट कैंसर। और ये सारे कैंसर किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? कार्सिनोमा। नाउ कार्सिनोमा में ही एक बेसिक कैटेगरी निकल के आई है बेटा कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे तेजी से फैल रहा है, मेलानोमा। मेलानोमा, it is a type of carcinoma, it is a type of carcinoma। अब आप कहेंगे कि मैडम इसको क्यों आप अलग से पढ़ा रहे हो? क्योंकि it is a part of carcinoma कि 85% अभी रिसेंट यदि मैं कहूँ कि ड्यू टू ओजोन होल यूवी रेडिएशन डायरेक्टली स्किन पे आ रही है, एंड ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक केमिकल्स की वजह से कौन से कैंसर का रिस्क बढ़ा है? स्किन कैंसर। और स्किन कैंसर को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? मेलानोमा, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्सिनोमा। इसको अलग से क्यों हमने स्टडी किया बेटा? क्योंकि ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं कार्सिनोमा में वो अब किसके आ रहे हैं? स्किन कैंसर के। पहले इनका तो चल ही रहा है बेटा रेशो ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा अक्रेंट किसकी देखी गई है वर्ल्ड लेवल पे? मेलानोमा की। तो मेलानोमा इज़ अ पार्ट ऑफ कार्सिनोमा और इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा जिसमें मेलेनोसाइट सेल ऑफ स्किन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हेयर मेलेनोसाइट सेल, इस कैंसर की बात कर रही हूँ मेलानोमा की। मेलेनोसाइट सेल्स स्किन नंबर ऑफ, यहाँ लिखे नंबर ऑफ मेलेनोसाइट सेल्स ऑफ स्किन इंक्रीजेज मेनी फोल्ड्स, क्योंकि यूवी रेज से प्रोटेक्शन आपकी कौन करती है बेटा? मेलानिन पिगमेंट करती है, विच इज़ रिलीज्ड बाय मेलेनोसाइट सेल। हाँ, स्किन में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल के नंबर बढ़े विच फर्दर इंक्रीजेस मेलानिन प्रोडक्शन,
मेलानिन प्रोडक्शन। लेकिन यदि एक लिमिट से ज़्यादा इन सेल के नंबर बढ़ते हैं तो उस कैंसर को क्या बोलते हैं? मेलानोमा। क्लियर? तो अपीयरेंस ऑफ डार्क पैचेज ओवर स्किन, यदि स्किन पे डार्क पैचेज आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, तो वो किसका सिम्टम है बेटा? मेलानोमा का। अपीयरेंस ऑफ डार्क पैचेज, धब्बे, पैचेज ओवर स्किन, दिस इंडिकेट मेलानोमा। क्लियर है? तो ये था कार्सिनोमा। और कार्सिनोमा में आजकल किसका रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है? कैंसर का। कौन से कैंसर का? स्किन कैंसर। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं इसको कहूँ तो मैं किस कैटेगरी में डालूंगी? स्किन कैंसर। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा, एक्टोडर्मल ओरिजिन। क्लियर? हमारी जो स्किन होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है बेटा, और इसके नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डार्क पैचेस, यदि धब्बे कहीं बॉडी पे डार्क एरिया सी अपीयर हो रही है, तो दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ स्किन कैंसर। फॉरेन कंट्री में ज़्यादा देखे गए, उनकी स्किन पे, वाइटिश स्किन पे बहुत ब्राउन से धब्बे होते हैं। फॉरनर्स या आप कहें कि अमेरिकीज, वाइट इंडियंस मेनली सफ़र फ्रॉम मेलानोमा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सार्कोमा। नेक्स्ट कैटेगरी इज सार्कोमा। फर्स्ट कैटेगरी पढ़ा कार्सिनोमा, एक्टोडर्मल ओरिजिन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी सार्कोमा। थोड़ा फास्ट करें बेटा, लेक्चर का टाइम होने वाला है। सार्कोमा, पहला आपने पढ़ा कार्सिनोमा विच अकाउंट 85% ऑफ टोटल अकरेंस ऑफ कैंसर, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज सार्कोमा। नंबर 2 सार्कोमा। क्लियर? एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले कैंसर को क्या बोला बेटा हमने? कार्सिनोमा। नेक्स्ट वन इज सार्कोमा। क्लियर? तो कैंसर ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, कैंसर ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल टिश्यू में, मीजोडर्मल ओरिजिन वाले ऑर्गन में यदि कैंसर होता है तो उसको हम किस कैटेगरी में ब्रॉडली डाल देते हैं? सार्कोमा, मीजोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है बेटा? कैंसर ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन विच अकाउंट 5 to 10% of total occurrence of cancer। सभी कैंसर में पाए जाने में जस्ट कितने परसेंट अकाउंट करता है? 5 to 10%। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लें बेटा इसका, सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम? बोन के लिए। ऑस्टियोसार्कोमा, बोन कैंसर, किसी भी एरिया में हो सकता है। लिम्फोसार्कोमा, लिम्फोसार्कोमा में आ जाएंगे आपके लिम्फ नोड के कैंसर, कैंसर्स ऑफ लिम्फ नोड, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड इन बहुत तेज़ी से इन्लार्जमेंट हो जाती है। एंड मायोसार्कोमा, मायो वर्ड इज यूज्ड फॉर मसल, मस्कुलर कैंसर, मस्कुलर कैंसर। कितने परसेंट केसेस आते हैं इनके? 5 to 10%। मोस्ट प्रिवेलेंट इज कार्सिनोमा। एंड द थर्ड कैटेगरी जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं या जिनकी रिकवरी रेट बहुत कम होती है, दैट इज ल्यूकीमिया। जिसको आप ब्लड कैंसर भी कहते हो, ल्यूकीमिया। क्लियर? दिस इज ब्लड कैंसर। ल्यूकोसाइट किसके लिए टर्म यूज़ करते हैं? वाइट ब्लड सेल के लिए। ब्लड कैंसर, इंक्रीज इन WBC काउंट, जिसमें WBC काउंट बढ़ जाते हैं। क्लियर? इवन इन अर्ली लेटेंट स्टेज, ये किस फॉर्म में रहता है? इवन इन अर्ली लेटेंट स्टेज it
इट इज़ फाउंड इन मैलिग्नेंट फॉर्म, मतलब अर्ली स्टेज से ही ये किस फॉर्म में देखा गया है बेटा, मैलिग्नेंट फॉर्म में देखा गया है। मतलब सबसे लाइफ थ्रेटनिंग आप किस कैंसर को कह सकते हैं, ल्यूकीमिया, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। और यदि लिम्फोसाइट काउंट बढ़ जाए तो वी यूज टर्म लिम्फोमा। क्लियर। यहाँ पे मैंने सार्कोमा वर्ड किया है, यहाँ पे मैंने ल्यूकीमिया, तो इसमें ल्यूकीमिया भी आ सकते हैं और इसमें आपके लिम्फोमा भी आ सकते हैं जिसमें लिम्फोसाइट काउंट बढ़ जाते हैं। लिम्फोसाइट काउंट वैसे तो नॉर्मल बढ़ता है कब बेटा, जब कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में, बी एंड टी सेल के नंबर, लेकिन कई बार काउंट कैंसर से भी बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं लिम्फोमा, इंक्रीज इन लिम्फोसाइट काउंट। लिम्फोसाइट काउंट, लिम्फोसाइट्स किसको बोलते हैं, बी एंड टी सेल्स को। तो ओरिजिन के बेस पे हमने कैंसर को 3 कैटेगरी में डाला। नंबर 1 कैटेगरी कार्सिनोमा, नंबर 2 कैटेगरी सार्कोमा 5 to 10%, और जो रेस्ट केस बच गए 2 से 5%, वो कौन से केसेस होते हैं, ल्यूकीमिया। हालांकि ल्यूकीमिया की जो अक्रेंस है वो कम देखी गई है, ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट आप कह सकते हैं, या जो आपने जापान में सुना है हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पे जो अटैक हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, वहाँ पे ल्यूकीमिया केसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बोन मैरो ट्रिगर हो जाती है टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कॉर्पुसेल्स। तो 3 तरह के कैंसर पढ़े आपने ओरिजिन के बेस पे, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकीमिया। बहुत माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं गई। मोस्ट प्रिविलेंट कौन सा है बेटा, कार्सिनोमा, देन कौन सा है सार्कोमा, एंड लीस्ट अक्रेंट कौन सा है, ल्यूकीमिया। तो ये कुछ थे आपके कैंसर। एक टॉपिक रह गया हमारे कैंसर का कि कौन से एजेंट हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, एंड सिम्टम। कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन से हैं, फटाफट कर ही लेते हैं बेटा, टॉपिक को ओवर ही करते हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर, कैंसर ऐसे कौन से एजेंट हैं जो बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं, ये मुझे स्टार्टिंग में ही कराना था वैसे। एजेंट विच कॉज कैंसर इज सेड टू बी कार्सिनोजन, कार्सिनोजन। हालांकि मैंने आपको जेनेटिक वाले चैप्टर में कराया था कि जो भी आपकी बॉडी में म्यूटेशन कॉज करते हैं वो बॉडी में कैंसर भी कॉज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट करा देते हैं जंपिंग जीन को, कैंसर कॉजिंग जीन को, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो फटाफट लिखें आप, कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो अपने आसपास आपने बहुत सारे ऐसे एजेंट सुने होंगे, तो बहुत सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं। सबसे पहला एजेंट आ जाता है बायोलॉजिकल एजेंट्स और कार्सिनोजेंस, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन, एंड द लास्ट वन इज केमिकल कार्सिनोजन। डिटेल में नहीं, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, नेम एनी 2 बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, नेम एनी 2 फिजिकल कार्सिनोजन, नेम एनी 2 केमिकल कार्सिनोजन। तो जस्ट एग्जाम्पल करेंगे, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बेटा। इट इज़ कॉज्ड बाय HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मैंने आपको STD में पढ़ाया था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बहुत सारे रेट्रोवायरस, बहुत सारे सार्कोमा वायरस जो बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, साथ के साथ कई बार ये अपनी बॉडी में जंपिंग जीन और कैंसर कॉजिंग जीन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। फिजिकल कार्सिनोजेंस में आपकी रेडिएशंस आ जाएंगी बेटा, आयनाइजिंग रेडिएशंस, बार बार एक्सरे एक्सपोजर हो रहा है, UV एक्सपोजर हो रहा है विच लीड टू मेलानोमा, एक्सरे एक्सपोजर, UV एक्सपोजर, ये हो सकते हैं। उसी तरह से इंटेंस हीट और कोल्ड हो सकता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी जो हैं बेटा, अभी देख रहे हो आप कश्मीर में और लेह लद्दाख में स्नोफॉल हो रही है, तो कश्मीरी रेजिडेंट सफ़र फ्रॉम कांगड़ी कैंसर,
ये क्या होता है कांगड़ी? कांगड़ी एक डिवाइस होती है बेटा जो अपनी ओवरकोट के नीचे रखते हैं, जिसमें आग जलती रहती है, जो उनके पूरे चेस्ट एरिया को गर्म रखती है। तो ड्यू टू कांगड़ी एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर हो रहा है उनके चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में, तो उनको स्किन कैंसर का रिस्क नॉर्मल रेजिडेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्सेसिव हीट एक्सपोजर से हो रहा है और ड्यू टू कांगड़ी यूज से हो रहा है। इसीलिए हमने उसको लोकल लैंग्वेज में क्या नाम दे दिया? कांगड़ी कैंसर। केमिकल कार्सिनोजेंस में भी बहुत सारे आ जाते हैं बेटा, लाइक बहुत सारी एडिबल डाई हैं। एडिबल डाई जो आप कलर्ड मिठाइयाँ खाते हैं, चावल खाते हैं येलो कलर के, ऑरेंज, एडिबल डाइज लीड टू लिवर और रीनल कैंसर, किडनी कैंसर और लिवर कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। उसी तरह से बहुत सारी हैं बेटा। निकोटीन है, निकोटीन है, इट लीड टू ऑरल कैंसर, च्यूइंग करेंगे तो ऑरल कैंसर का रिस्क बढ़ाएगी। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, लाइक आप कोल तार कह सकते हैं, जैसे सड़क बनाते हैं आपने देखा होगा, रोड की कारपेटिंग करते हैं, कोल तार, मिस्ट है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, बहुत छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है। पार्टिकुलेट मैटर साइज इज लेस देन 0.2 माइक्रोन, इतना छोटा कि एयर फिल्टर, आपके मास्क भी इसको ट्रैप नहीं कर पाते, एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन अल्वेओलाई और लंग एंड इट लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर। आप कह सकते हैं कि परमानेंट आपके लंग को डैमेज करने की पावर रखता है, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना छोटा है कि इट इज़ नॉट इवन ट्रैप्ड बाया योर मास्क, जो आप मास्क पहनते हैं N95, वो भी कई बार इसको ट्रैप नहीं कर पाता। तो ये बहुत सारे केमिकल्स हैं बेटा, बहुत सारे ड्रग हैं, बहुत सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो आप कोको कोला और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोको कोला हो गया, ड्यू हो गया, ये सब पीते हैं जिनमें CO2 होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कार्सिनोजन की तरह बिहेव करते हैं, जो बॉडी में नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट करने की पावर रखती हैं? कैंसर सेल में, एंड इट इज़ ऑफ ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजिन्स। हालांकि मैंने आपको बताया कि प्रोटोऑन्कोजिन्स जब तक अपना इम्पैक्ट शो नहीं करता, जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि हम कह सकते हैं कि बॉडी में आपके कैंसर सप्रेसिंग जीन काम करते रहेंगे, तब तक ऑन्कोजिन्स भी कैंसर कॉज नहीं कर सकते। लास्ट वन इज सिम्टम। फटाफट 5 सिम्टम्स लिख लें और इसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। फिर ओनली 1 टॉपिक पेंडिंग रह जाएगा अपने इस चैप्टर का, ड्रग। डिटेल में देखेंगे बेटा ड्रग्स को। सबसे पहले लिख लें सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कैसे क्या क्या सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं? तो सिम्टम्स ऑफ कैंसर फटाफट कवर करते हैं। परसिस्टेंट माइल्ड फीवर, क्योंकि बॉडी में कैंसर सेल अपीयर हुए हैं तो हमारे बॉडी के B सेल एंड T सेल एक्टिवेटेड रहेंगे, तो परसिस्टेंट माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार रहेगा पूरे दिन रात। और हॉर्सनेस वॉइस, आवाज़ में चेंज आएगा। यदि पर्सन सफ़र कर रहा है इसोफेजियल कैंसर से या ओरल कैंसर से तो उसकी वॉइस में भी चेंज आएगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, उसको निगलने में, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ये डिपेंड करता है बेटा किस एरिया का कैंसर है। स्वेलो करने में, उसको खाना निगलने में प्रॉब्लम होगी। स्वेलोइंग, SWALLOWING बेटा, स्वेलोइंग, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होगी। एक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ वार्ट, एक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ वार्ट, मस्से हो जाते हैं स्किन पे, ऑफ वार्ट, मस्से बोलते हैं ना, ओवर ग्रोथ हो जाता है, मस्से से आ जाते हैं। और मोल, तिल आना, ब्लैक ब्लैक जो तिल देखा होगा आपने स्किन पे, यदि किसी की स्किन पे अनयूजुअल बहुत जल्दी महीने में 8-10 तिल अपीयर हो गए, बहुत ज़्यादा वार्ट अपीयर हो गए, मस्सा ओवर ग्रोथ हो गया स्किन का, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ कैंसर। मतलब यदि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं स्किन पैटर्न में तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग, excessive bleeding across vagina other than menstrual bleeding, यदि menstrual bleeding के अलावा यदि बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? सर्विकल कैंसर को। यूट्रस का माउथ जो होता है, सर्विक्स पढ़ा था हमने, उसके कैंसर को ये लीड कर सकता है।
और भी हो सकती है इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट हो, किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ कोलोन कैंसर। इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन एंड फ्रीक्वेंट डायरिया, एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन एंड फ्रीक्वेंट डायरिया, ये भी किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है बेटा? ये भी किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, परसिस्टेंट पेन रहना, बॉडी में परसिस्टेंट पेन है तो भी डॉक्टर से इवन पेन किलर लेने के बाद भी पेन ख़त्म नहीं हो रहा, ये सीवियर वीकनेस है, सीवियर वीकनेस है, कोई लंप है एरिया में, लंप इन ब्रेस्ट जोन, लंप इन ब्रेस्ट जोन, कोई गांठ सी है, लंप इन ब्रेस्ट जोन, ये कुछ इंडिकेशन है। एनीमिया है, खून की कमी हो रही है लगातार क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग चल रही है, तो दीज आर सर्टेन सिम्टम्स ऑफ, बहुत ज़्यादा छाले हैं मुंह में, अल्सर इन माउथ, ऐसे तो मुंह में छाले होने के बेसिक रीज़न है लेस इनटेक ऑफ फ्लूइड इन डाइट, पानी कम पीना, लेकिन यदि अल्सर ठीक नहीं हो रहे, कोई गांठ ठीक नहीं हो रही, पेन ठीक नहीं हो रहा, तो दीज आर इंडिकेशन ऑफ सिम्टम। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंसर। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी गो थ्रू ड्रग।